ओशो ने हम सब मर्दों के गाल पे एक बहुत ही गर्मा गर्म और करारा रेपट बजाया है। उन्होंने कहा है हम फेक हैं, हम दिखावे से भरे हुए हैं। उनका सीधी सादी भाषा में भैया ये कहना था कि हम सब सिर्फ एक ढोंग रच रहे हैं, ना सिर्फ आसपास के लोगों के साथ बट अपने साथ भी। ऐसा छल कपट है कि भाई साहब ऊपर से अपने आप को अमीर बनते हैं लेकिन अंदर से भाई साहब पूरे खोखले हो चुके हो, पूरे गरीब हो। ऐसा छल कपट भी किस फायदे का? अरे शर्म करो, खुद को मर्द कहते हो लेकिन इस घमंड में डूबे पड़े हो। कहाँ तक जा पाओगे? कहाँ तक नैया पार लगा पाओगे अपनी इस घमंड में? भाई इतना भिगो भिगो के मारा है ना ओशो बाबा ने, इतना भिगो भिगो के। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसका उपाय क्या है? कैसे हम अपनी ही बर्बादी की ओर जा रहे हैं और अगर इस बर्बादी पे लगाम नहीं डाली ना तो क्या होगा? बताओ क्या होने वाला है और जो भी होगा उससे बचना कैसे है? तो आओ भाई इस लेक्चर में जानते हैं कि ओशो असल में क्यों गलियाते थे मॉडर्न मैन को, क्यों इतना उनसे चिढ़ते थे, क्यों गाली बकते थे और इनकी पंक्तियों में क्या ऐसे छुपे रुस्तम हैं जिनको हम निकाल के अपनी ज़िंदगी को शायद थोड़ा सा बेहतर कर लें। तो अगर तुम भाई साहब लंबे रेस के घोड़े हो और अगर असली में ओशो के फ़ैन हो तो इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखना। ऑब्वियसली एंगेजमेंट तो बढ़ेगी, अपने लिए कह रहा हूँ, सेल्फिश रीज़न कह लो, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके, बिना कॉन्टेक्स्ट के ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इन पंक्तियों को अगर हम खोलें, यहाँ पे मेरे आउटलाइनर्स उर्फ नोट्स रहेंगे तो यहाँ से मैं आपको लेता चलूँगा अपने साथ। अगर इसको आप खोलें स्पष्ट तरीके से और इसका चयन करें तो ओशो का ये कहना था इजी लैंग्वेज में कि भाई साहब कब तक भेड़ चाल में चलोगे, कब तक जनता के साथ चलोगे, अपना ऑथेंटिक सेल्फ जो तुम अंदर से हो वो कब बनोगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने यूज़ किया रूट्स का। जड़ें होती हैं ना, और रूट्स को इन्होंने कहा कि भाई रूट्स जिंदगी का और स्पिरिचुअलिटी का सोर्स है, स्रोत है। अब लेट से एक पेड़ है, पेड़ का एग्जांपल ले लेते हैं। पेड़ को रूट्स की जरूरत है, जड़ों की जरूरत है, जड़ों को पेड़ की जरूरत है। जरूरत दोनों को है, लेकिन जड़ें बिना पेड़ के भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। पेड़ का अस्तित्व नहीं हो सकता बिना जड़ों के। भाई तुमने जड़ हटा ली, जड़ काट लिया, जड़ में जहर डाल दिया तो पेड़ भी मर जाएगा। लेकिन अगर तुमने दरख्त ही काट दिया, पेड़ का ट्रंक ही काट दिया, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जड़ भी मर जाए? नहीं भाई, जड़ें रहेंगी। और यही रूट्स के बारे में इन्होंने बात करी कि भाई तुम पेड़ काट दो लेकिन जड़ें फिर भी रहेंगी और उन्हीं जड़ों से एक नया पेड़ निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने जड़ें काट दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम सामने से देखते हैं एक इल्यूजन की तरह कि पेड़ ही सब कुछ है, जो कि है। छांव देता है, फल सब्जी देता है, आपको ऑक्सीजन देता है, बट बिना जड़ों के उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो जड़ें होना, वो रूट्स होना बहुत ज़रूरी है, और वो जड़ें अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी जड़ें बाहर ढूंढते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से उम्मीदें रखते हैं कि हमें कोई कुछ अपनी तश्तरी में, हमारी थाली में रख के दे देगा और हम उसको सफ़ा चट कर जाएंगे, घोल के पी जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अंदर से ही निकल के आती है। आगे इन्होंने कहा हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अ क्राउड विदाउट अ सेंटर। एक क्राउड, एक झुंड को देखो, सामने से देखो, साइड से देखो, ऊपर से देखो, कहीं से भी देखो, उस झुंड का कोई केंद्र नहीं दिखेगा, विच इज सेंटर नहीं दिखेगा। कहाँ है, क्या है सेंटर? सब एक जैसे, सब एक जैसे लग रहे हैं, सबके एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेट से एक म्यूजिक है, कॉन्सर्ट चल रहा है, सभी एक ही गाना सुनने की कोशिश कर रहे हैं और क्या पता असली में वो गीत है भी नहीं, वो एक वॉर क्राई है, वो एक भेड़ चाल है, भेड़ चाल की आवाज़ है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो बांसुरी बजाते हुए चल रहा है वो चूहो, जो सबने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि बहुत चूहे हो गए एक गांव में, क्या करें क्या करें, चूहे कैसे निकालें, ना जहर से मरे ना किसी और चीज़ से मरे। तो एक बांसुरी बजाने वाला आया, उसने ऐसी बांसुरी बजाई कि सारे चूहे घरों से निकल निकल के उसके पीछे जाने लग गए। और वो खड़ा हो गया एक चोटी के किनारे पे, एक चट्टान के किनारे पे, और सारे चूहे खाई में गिरने लग गए। वो गाना जो था, चूहों को पहले तो बड़ा अच्छा लगा, संबोधित कर दिया कि भाई
यही है, यही है सार। यही गाना सुनने के लिए तो हम लोग इस गांव में आए थे लेकिन वही गाना इन चूहों की मौत का जिम्मेदार बना। तो क्या तुम एक ऐसे झुंड में हो जो एक ऐसा गाना सुनने की कोशिश कर रहा है जिसका कोई सार ही नहीं है? भाई क्यों हो झुंड में? क्या अस्तित्व बन जाएगा तुम्हारा? और शायद तुम झुंड में इसलिए हो क्योंकि वो म्यूजिक बना ही है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। तुम इस कॉन्सर्ट के झुंड में ही हो जिससे तुम्हें कंट्रोल किया जाए, और तुम उस क्राउड के अंदर, तुम इस झुंड के अंदर खो जाओ। फिर इन्होंने एक और शब्द यहाँ पे यूज किया, विदाउट इंडिविजुअलिटी। वैसे तो ओशो ने हमेशा से वननेस के बारे में बात करी, एकता के बारे में बात करी। तुम मैं हूँ, मैं तुम हूँ, हम हर तरफ हैं, हर जगह है। हमारे एटम्स, हमारे कंपाउंड्स, हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारा अस्तित्व, सब कुछ एक है। बट तुम्हें अगर एकता को, वननेस को समझना है तो तुम्हें अपने आप को इस झुंड से अलग करना पड़ेगा, इस क्राउड से अलग करना पड़ेगा। अरे भैया सबकी जब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब अगर एक ही जैसे लगल्ले हैं, तो क्या कर लोगे तुम अपने आप को समझ के? क्या समझ लोगे उसके अंदर? क्या सार निकाल लोगे? कैसे अलग हो तुम? तो कैसे अलग हो तुम, इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें पहले खुद को समझना पड़ेगा, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम एकता को समझ सकते हो। मैं ये हूं तो आसपास के लोग ये हैं, और हम सब एक जैसे हैं क्योंकि मेरे अंदर भी ये चीजें हैं। अपने आप को पहले समझो, तुम क्या हो इंडिविजुअली, किसी की मदद लेके नहीं, किसी की सहायता लेके नहीं, किसी की हेल्प लेके नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो भैया, किसी ने उंगली दी, उंगली पकड़ के पूरा हाथ ही खींच लिया, सब कुछ लपेट लिया हमने, नहीं। खुद से खुद को समझो। अब यहाँ पे विदाउट ऑथेंटिसिटी पे फोकस करो। व्हाट इज ऑथेंटिसिटी? कि तुम असल में क्या हो। मुश्किल डेफिनेशंस को हटाओ, तुम असल में क्या हो। अगर मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, जो भी है तुम्हारे अंदर में, तुमने बोला, हल्के से बोला तुमने, तुम्हारा नाम ये है, तुम क्या हो? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? क्या तुम्हारा अस्तित्व है? आसपास के लोग तुम्हें किस तरीके से देखते हैं? क्या तुम्हारी इज्जत करते हैं या तुम्हारी उतारते हैं? क्या तुम परेशान हो? क्या तुम दुख में हो? क्या इस सोसाइटी ने तुम्हें इतने तंज कस दिए हैं, तुम्हारे ऊपर इतनी चीज़ें, इतने शैकल्स लगा दिए, इतनी जंजीरें बांध दी है कि तुम्हारे को लगने लग गया मैं कौन हूँ? थोड़ी देर बैठ के सोचो, ये तो मेरी एक फॉल्स पर्सोना है। ये तो ऐसा है, होता है ना। स्कूल से कॉलेज में जाओ, कॉलेज के दोस्त ही तुम्हें इस तरीके अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हो। कॉलेज के लोग उस अपने हिसाब से, प्रोफेसर अपने हिसाब से। स्कूल में टीचर तुम्हें लूजर बोलता रहेगा, लूजर बोलता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे नंबर उससे 10 नंबर कम आ रहे हैं उससे, तो तुम लूजर हो, और तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाएगी कि तुम लूजर हो। ये होता है कॉलेज में। यार ये तो ऐसा, ये तो पीपल प्लीजर है, यार ये तो खंजर गोपता है, यार ये तो सांप है। तुमने अपना रिमोट कंट्रोलवा कैसे दे दिया सामने वाले के हाथ में? ये कैसे हो सकता है? कैसे सोसाइटी तुम्हें कंट्रोल कर रही है? और अपने आप को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर तुम अपने आप को नहीं समझोगे तो तुम हाथ मार के नहीं कह सकते, ठोक के छाती नहीं कह सकते कि मैं ये हूं, मुझे ये मत बनाने की कोशिश करो, मैं ये हूं, मैं इस भेड़ चाल में नहीं चलूंगा, मैं ये हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। तुम नहीं होते मुझे बताने वाले कि मैं कैसे जीऊंगा। और उसको करने के लिए अपने आप से सच बोलना शुरू करो, अपने आप से सत्य बोलना शुरू करो। पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? किससे झूठ बोल रहे हो, किससे भाग रहे हो? माँ बाप ने पूछा पढ़ाई करी, माँ बाप ने पूछा कितने कमा रहे हो, माँ बाप ने पूछा कॉलेज में क्या चल रहा है, नहीं भाई सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन असली में सही नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, इतना घंटा पढ़ रहा हूँ, उतना घंटा पढ़ रहा हूँ। माँ बाप को बेवकूफ़ बना लिया, ठीक है, गेम खेल लिया, उसके बाद हमने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे पबजी खेल लिया, लेकिन तुम क्या अपने आप से बच सकते हो? तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो झांक के देख रही है, जिसको पता है कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, सामने वाले का नहीं बना रहे। एक दिन वो माँ बाप का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो यहाँ रहेंगे ही नहीं तुम्हें टोकने के लिए। तब तुम बोलोगे कि कहाँ चले गए, टोको, कोई तो टोको मुझे, मेरे को कोई टोक क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुमने अपनी टोक नहीं सुनी, क्योंकि तुमने अपनी पुकार नहीं सुनी। जिस दिन अपने आप से ट्रू हो जाओगे, उस दिन तुम खुद पे खुद दूसरों से ट्रू हो जाओगे। मैं सत्यवादी हूँ, मैं सबके साथ अच्छे से रहता हूँ, मैं किसी के साथ छल कपट नहीं करता, मैं तो भाई एकदम गांधीवाद इंसान हूँ। अरे भाई खुद को समझा अभी, खुद क्या हो, कैसे जीते हो, क्या हो, तो दूसरों को क्या, तुम क्या ट्रू बनोगे दूसरों से?
जब अपने अंदर ही फरेब है तो सामने वालों के सामने जाके ट्रू बन के कि भाई मैं तो सत्य की नींव हूँ, कोई फायदा नहीं। एक दिन भाई वो चुटकी बजाते ही सब कुछ जैसे कपड़े उतरते हैं ना, वैसे उतर जाएगा। अरे हम तो सत्य की तरफ जा रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं, ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं। अरे वो ट्रुथ की तरफ जाने के लिए लोग पूछते हैं कैसे जाया जाए, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज माय पैशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। बड़े बड़े सवाल तुमने भी उठाए होंगे, बचपन में माँ बाप से पूछोगे, आसपास नानी नाना दादी दादा से पूछोगे, किसी और से पूछोगे, अपने रिश्तेदार से। लेकिन असली में क्या है सत्य, सत्य का पथ क्या है? अरे गुरु बैठ बैठ के लंबी लंबी बातें हाँक देते हैं, ये है सत्य, वो है सत्य, ऐसा है सत्य, वैसा है सत्य। सत्य तुम खुद हो। You being your true self, that is first step towards going to the truth. अपने आप से जब सच बोलना सीखोगे, अपने आप को ढोंग में नहीं रखोगे, उस दिन तुम निकल पड़ोगे सत्य की राह पे। सत्य की राह मेरे दोस्त मेरे मित्र बहुत खाली है, वो ऐसी पखडंडी है जहाँ पे तुम्हें लाशें मिलेंगी सिर्फ। तुम भी वो लाश नहीं बनना चाहते, और वो लाशें इसलिए बनी क्योंकि वो पहला कदम उठा चले, चलना आता नहीं, भागना शुरू कर दिया तो गिरोगे ही मुंह की बल। पहले खुद को तो समझ लो। हम आज की डेट पे एक फेक लाइफ जी रहे हैं, हम आज की डेट पे दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से कह दिया कि मैं ऐसा हूं तो मुझे ऐसे जीना होगा। क्यों क्यों वो क्यों कह रहा है कि तुम ऐसे हो? वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर है, वो तुम्हारे अंदर घुस के खुल चुका है क्या? छतरी थोड़ी है वो। तुम्हें खुद को पहले समझना पड़ेगा, वो पहला स्टेप है। और भाई यहाँ पे एफर्ट्स के बाद सब्सक्राइबर परसेंटेज 98% से 80% पे चली गई, लगभग 80% पे, और अभी इसको और नीचे लेके जाना है। तो थैंक यू जिसने भी किया। 100K वेरी सून। दूसरी चीज़, मैंने नीचे एक सरप्राइज गूगल फॉर्म का लिंक छोड़ा हुआ है। मैं 2025 में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। लोगों ने पूछा मेरी प्रोडक्टिविटी का राज, मेरे बिजनेस सक्सेसेस का राज, मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं कैसे वीडियोज़ भी बनाता हूँ, 10 अलग अलग चीज़ें करता हूँ। तो वो प्रोडक्टिविटी, वो इनह्यूमन प्रोडक्टिविटी, वो सब कैसे होता है, अपने दिमाग को 24 घंटे कैसे चलाना है, 16-16 घंटे कैसे काम करना है दिन में, 100+ आवर्स वीक कैसे काम करना है, उसके लिए आई एम लॉन्चिंग समथिंग इंटरेस्टिंग। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जो कि मैं खुद भी कंज्यूम करता हूँ, तो छाती ठोक के कह सकता हूँ दैट वर्क्स, दैट लिटरली वर्क्स। तो जाओ, गूगल फॉर्म है, अगर वक्त निकाल पाओ तो उसको भर ज़रूर देना मेरे दोस्त। थैंक यू। अब चूँकि मॉडर्न मैन, हमारे युवा पीढ़ी, हम लोग, हम सब खुद के ट्रू सेल्फ को नहीं जानते, खुद को नहीं समझ पाते, हम लोग खो चुके हैं, एक तरीके से अपने रास्ते से भटक चुके हैं। तो क्या आता है, व्हाट डज दैट फॉलो? उसके बाद क्या आएगा? क्या एंग्जाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, डिस्पेयर आएगा, सफरिंग आएगी, दुख दर्द पीड़ा आएगा, जिसके ऊपर ओशो ने ये पंक्तियां कही, हम जिस चीज़ को नाम दे रहे हैं दुख दर्द पीड़ा, एंग्जाइटी, सफरिंग, डिप्रेशन, PTSD, OCD, ADHD, इतने नाम आ गए हैं भाई साहब। वो इसलिए क्योंकि अभी भी हम एक प्लास्टिक का खिलौना बन के रहना चाहते हैं, अभी भी हम ये प्लास्टिक का पेड़ बन के रहना चाहते हैं। और इसको मैं अगर समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पास्ट में जीना चाहते हैं, हम अपने ओल्ड सिस्टम्स के हिसाब से जीना चाहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे थे, जैसे पूर्वज समझा के गए, वो तरीका अच्छा था, वो सब कुछ सही था, हम लोगों को वैसे ही जीना है, हम आगे नहीं जाना चाहते। और वहीं पे आपकी फेलियर आ जाती है, उसी सिस्टम ने आपको फेल कर दिया है। और इत्तेफाक की बात यह है और अजीब बात यह है कि इंसान नए सिस्टम ऑफ मीनिंग बनाना ही नहीं चाहता। नहीं कोई बात नहीं भाई, वही अच्छा है, उसी में अपनी ईशानती है, कौन अपना दिमाग फोड़ेगा, जो दिया गया उसी के ऊपर रहो। लेकिन रहेंगे तो उसमें हम दुख में रहेंगे उसमें हम दर्द में रहेंगे, तो रहोगे ना भाई। दुनिया अपग्रेड हो रही है, दुनिया इवॉल्व हो रही है, सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम वहीं जीना चाहते हो। प्लास्टिक का खिलौना क्यों बोला इसको प्लास्टिक? प्लास्टिक क्या होता है? जो कभी नहीं चेंज होता। हमने अपनी ज़िंदगी समझ लिया प्लास्टिक की तरह है, कभी सड़ेगी नहीं, कभी गलेगी नहीं, वही शेप होल्ड करके रखेगी, वैसे ही सब कुछ रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब वो नहीं होता जैसा हम चाह रहे हैं या जैसे हमने सोचा, तो हम सबकी फटनी शुरू हो जाती है। फट के चार क्या मेरे मित्र, 64 हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। हमारे ओल्ड सिस्टम तो कुछ ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, कोई जादू तो चल नहीं रहा। ये क्या हो रहा है भाई? मैं पुकार मार रहा हूँ, ये पुकार तो कोई सुन नहीं रहा।
बल्कि लिखा हुआ है कि पुकार तो सुनी जाएगी, लेकिन क्या हो रहा है, अच्छा, शायद मरने के बाद सुनी जाएगी। चलो अभी देख नहीं सकते तो मरने के बाद ही डाल देते हैं, कोई बात नहीं भाई, किसी ने देखा नहीं भाई, क्या है, डाल दो। चोरी किसने करी? सर मैंने नहीं करी। अरे हाथ ही क्यों खड़ा किया दोस्त? अरे किसने देखा है यार, बोल दो करी नहीं करी, फर्क क्या पड़ता है, कौन सा किसी ने देखा है कि नहीं? तो हमारे पुराने सिस्टम हमें फेल कर रहे हैं और हमें ये मोर्चा उठाना चाहिए कि हम आगे बढ़ के न्यू सिस्टम निकालेंगे, न्यू मीनिंग्स निकालेंगे, नया सार निकालेंगे। उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हाथ पे हाथ रख के अगर बैठ जाओगे तो ADHD, OCD, है ना, ऐसी ऐसी PTSD बहुत बीमारियां निकलती जाएंगी, इनके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकते तुम। तो भाई क्या आता है, दुख आ गई, दर्द आ गई, मेरे को तो ADHD हो गया, मेरे को तो PTSD हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा, क्या आने वाला है? इतनी दुख दर्द पीड़ा के बाद आता है भाई साहब साहस, करेज। और करेज काट है, तोड़ है, एंटीडोट है फियर का। क्या होता है ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हो रही है, हम दुख में हैं, दर्द में हैं, हमें हमारे अंदर एक फियर आता है, एक घबराहट आती है, एक डर आता है, यार क्या होगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे आगे बढ़ूंगा। अगर उसका काट निकालना है, उस जहर का काट निकालना है, तो अपने अंदर साहस ले आओ, अपने अंदर करेज ले आओ। और उसी को इलैबोरेट करते हुए ओशो ने ये पंक्तियां रखी। अगर तुमसे मित्र पूछा जाए कि असली साहस, असली करेज क्या है, तुम अपनी डेफिनेशन दे सकते हो। व्हाट इज द रियल करेज फॉर यू, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन इसका जवाब है रियल करेज इज क्वेश्चनिंग, सवाल उठाना। इस साहस का, इस करेज का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, जाने दुश्मन है, बहुत टाइम से दुश्मन है, वो है फियर, वो है डर। कभी कभार होता है ना कि हम निकलते हैं, आज तो भाई फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, आज हम डरेंगे नहीं, और हमारे अंदर ऐसा करेज आएगा कि आग लगा देंगे, मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, स्कूल के पेपर के लिए, कॉलेज में प्रेजेंटेशन के लिए, कुछ भी हो सकता है। बट कभी कभार ये जो फियर का भूत होता है ना, ये जो जानवर होता है फियर, वो करेज के भूत से ज़्यादा बड़ा लगता है, और लगता है तो ओवरवेल्म हो रहा है, हम तो घबरा रहे हैं, ये तो लाइफ मुश्किल बना रहा है। और यहाँ पे हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? सवाल उठा के, उस डर के ऊपर सवाल उठाओ, डर से ही सवाल पूछो। हाँ भाई क्यों, हाँ भाई किस लिए, हाँ भाई क्या हो रहा है। अगर भाई कल को तुम रोड पे गाड़ी चला रहे हो और कोई ठुल्ला आके तुम्हें हाथ दिखा के बोलता है भाई ये गाड़ी किनारे लगाओ, तुम लगाते हो, तो तुम क्या घबरा जाओगे, उससे सवाल पूछोगे? पहली बात तो गाड़ी नहीं लगाओगे। लेकिन अगर कोई फोर्सफुली लगवाता है, बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ, आज मैं अपनी ज़रा वर्दी घर पे भूल गया, लेकिन अपना दिखाओ लाइसेंस, तुम क्या बोलोगे? घबराओगे या पूछोगे अपनी वर्दी क्यों नहीं पहनी आपने आज को आपने हाथ दिखा दिया, कल को कोई भी, है ना, हाथ दिखा के गाड़ी रोक ले, तमंचा निकाल के उड़ा दे मुझे, है ना, और आप सामने आ गए एकदम और बोल रहे हो गाड़ी किनारे लगाओ। आपके कांस्टेबल हैं, हो नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो वर्दी में नहीं है, आप वर्दी में क्यों नहीं हो? तो आपने अपने फियर से सवाल उठाया। होता है ना पुलिस वाले हाथ बात दिखा दे तो पटनी शुरू हो जाती है। फियर पे आपने सवाल उठाया। तो हम क्वेश्चन नहीं करना चाहते, हम सवाल नहीं उठाना चाहते, और फियर की वजह से लिमिटेशंस आ जाती है ज़िंदगी में। या इससे ज़्यादा नहीं, या ये बहुत है, ये क्यों कहा गया है, ये बहुत है भाई, सवाल नहीं उठाना है। एक इमेजिनरी या इल्यूजनरी लकीर बना खींच दी है सामने, मानो एक लक्ष्मण रेखा है, कहाँ है, किधर है? नहीं भाई खींची गई है, बाहर नहीं निकलोगे तुम, मना किया गया है। क्यों, किस लिए? रीज़न तो दो। इंसानों को सवाल उठाने में बड़ा मज़ा आता है। जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा अस्तित्व है, सवाल उठा के ही बना है। सवाल उठाया, क्या गॉड है, नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सवाल ही है। लेकिन हम घबराते हैं। जो लोग वन साइडेड रिलेशनशिप में होते हैं, वो अपने रिलेशनशिप पे सवाल उठाने से घबराते हैं कि वो छोड़ के ना चला जाए, मैं अपने लव्ड वन को खो ना दूँ। जो लोग मौत से घबराते हैं, वो मौत के ऊपर सवाल उठाने से डरते हैं कि क्या पता जवाब मिल गया तो मेरी फट जाए, मैं वैसे ही ख़त्म हो जाऊँ। जो लोग धर्म से डरते हैं, वो अपने धर्म पे ही सवाल नहीं उठाते कि क्या पता भाई साहब कहीं मेरे को सही में जला दिया जाए। इसलिए हम गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल बिल्कुल नहीं उठा सकते।
तो सवाल मेरा यहाँ पे आता है, इस डर को हटाए कैसे? हाउ टू एलिमिनेट दिस फियर? किस तरीके से हम इस डर से निजात पा सकते हैं? और यहाँ पे भी एक और चीज़ आती है, विच इज़ बाहर की वासनेस को, इतना खुला ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना ग्रेट यूनिवर्स है, उसके ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने आप से तो सवाल पूछ लो दोस्त। यार ये तो एकदम उल्टी बात कर दी। अभी तो कह रहे थे कि सवाल पूछो, ये पूछो, लोग घबराते हैं, वो घबराते हैं। ना ना ना, गलत नहीं है, पूछो। खुद से सवाल पूछे, खुद को जाना है, अपने हरकतों पे, अपनी एक्शंस पे सवाल उठाया, अपनी प्रेजेंस पे सवाल उठाया, अपने अस्तित्व पे सवाल उठाया। मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, उठाया सवाल। और जिस दिन तुमने ये सवाल उठाने शुरू कर लिए, तुम खुद पे खुद मेरे दोस्त तैयार हो जाओगे बाहर की दुनिया के ऊपर सवाल उठाने के लिए। जिस पे फिर सवाल उठाना उठाओ, अपने अंदर जिस दिन सवाल उठाओगे तो यू आर फ्री टू क्वेश्चन एवरीथिंग आउटसाइड। बाहर जो भी चल रहा है भाई, एवरीथिंग बियॉन्ड, जो भी हो रहा है, सबके ऊपर तुम खुल के सवाल उठा सकते हो। और अपनी निजी जिंदगी में या अपनी जिंदगी में, अपनी एग्जिस्टेंस में अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो, एक बदलाव देखना चाहते हो, जैसे कैटरपिलर कुकून बनता है, कुकून से तितली बनती हो, तितली बनना चाहते हो, तो अपने ऊपर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या तुम हो, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में हम भूल चुके हैं, अपने ऊपर ही सवाल नहीं उठाते। सामने वाला तुमसे सवाल पूछ लेगा तुम क्या हो, सोशल मीडिया ले लो, इंटरनेट ले लो, लेकिन तुम्हें अंदर से नहीं पता कि तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुमने क्या किया, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम क्या करना चाहते हो अंदर से, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। यार ये सब तो हमने किया, लेकिन अभी भी ना वो फील नहीं आ रही, वो डर है, वो कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं, एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। तो भाई अभी भी पूरी जंग जीती नहीं गई है। इस जंग में अभी भी एक और कैरेक्टर बचता है। उस कैरेक्टर का नाम है घमंड, ईगो। इस जिंदगी में ये एक चीज़ ऐसी है जो तुम्हें हमेशा रोक के रखेगी। फियर तुम्हें पीछे खींचेगा, डर तुम्हें पीछे खींचेगा, लेकिन ये चीज़ तुम्हें रोक के रखेगी। ये चीज़ बड़ी इजी है प्रैक्टिस करने के लिए। तुम्हें अगर इसका प्रैक्टिस करना है, इसका परिश्रम करना है, तो बड़ा इजी है। रोज़ तुम प्रैक्टिस करते हो इसके बारे में, लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट गो। बहुत मुश्किल है, इसको लेट गो करना बहुत मुश्किल है। और यही है ईगो। आपकी ईगो आपके वर्तमान को, आपके प्रेजेंट को आपसे छीन लेती है। आपके पास्ट के बारे में आपको रिजेंट देती है, आपको गिल्ट देती है, आपको बुरा लगता है, और आपको फियर देती है आपके फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में आपके अंदर डर डालती है। अभी ईगो आ गई, अरे यार परेशानी, अभी जी नहीं पा रहे, पहले ऐसा हुआ था यार, क्यों हुआ, क्यों, किस लिए हुआ, एक मैंने भी रेपट बजा दिया होता तो मैं मज़ा आ गया होता, हल्की सी तो गाड़ी लगी थी यार, स्कूटी लगी थी, साल उतर के आ गया हाथ पैर चलाने के लिए, मैं कुछ नहीं बोला, सॉरी भैया कह के निकल गया। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मर्द नहीं रहा, ये तो डिवास्टेटिंग हो गया। अरे फ्यूचर में वो होगा, मैं इतने कमा पाऊंगा, नहीं कमा पाऊंगा, क्या होगा, जी पाऊंगा, शादी होगी, बच्चों का स्कूल, बच्चे होंगे भी नहीं होंगे, अरे हटाओ यार। ईगो, तीनों चीज़ में एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ ईगो। ईगो की वजह से फियर आएगा, ईगो की वजह से टेंशन आएगी, ईगो की वजह से गिल्ट या रिजेंटमेंट आएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों किंगडम पे, इन तीनों साम्राज्यों पे राज करने वाला एक ही राजा है जिसका नाम है घमंड, ईगो। अरे हम तो अपने माँ बाप के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त भी नहीं स्पेंड कर पाते। कहीं खाने गए, सोच रहे हैं क्या हुआ, कॉलेज में किसी ने कह दिया, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, प्रमोशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, भाई ज़िंदगी के लगे पड़े हैं, मेरी बंदी ने ब्लॉक मार दिया मेरे को छोटे से झगड़े के ऊपर, पता नहीं कब अनब्लॉक करेगी, लगे पड़े हैं। हम वहाँ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहे। हम ट्रांसफॉर्म ज़रूर करना चाहते हैं, हम ट्रांसेंड ज़रूर करना चाहते हैं, हम आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता ज़रूर चाहते हैं, फ्रीडम ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ईगो इज़ योर एनिमी। ईगो हमेशा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, तुम्हारी खुशियों को दूर रखेगा, तुम्हारे एक्सटेसी जॉय को दूर रखेगा। ईगो एक ऐसे बॉडीगार्ड की तरह एक्ट करेगा जो बॉडीगार्ड तुम्हें चाहिए ही नहीं। भैया मैं नहीं हूँ सलमान खान, मुझे नहीं चाहिए शेरा। और दोस्त याद रखना, सब कुछ सीखना बहुत आसान है,
गाड़ी चलाना सीख लोगे, गोल्फ खेलना सीख लोगे, टेनिस खेलना सीख लोगे, वीडियो गेम खेलना सीख लोगे, लोगों के दिलों के साथ खेलना सीख लोगे, लेकिन एक चीज़ नहीं सीख पाओगे, अगर सीख भी पाओगे तो बहुत मुश्किल से सीख पाओगे, विच इज़ लेटिंग गो। जाने दो, हो गया भाई, ठीक है, घमंड था, ईगो था, इसको जाने दो। और जिस दिन तुमने जाने दो वाली चीज़ सीख ली, ज़्यादातर तुम्हारे फेलियर्स ना लाइफ से अपने आप ही निकल जाएंगे। और ये जो पथ है ना लेट गो वाला, लेट गो को सीखने वाला, लेट गो एक अलग चीज़ है, लेट गो तो फाइनल स्टेज है, सीखना है हमें लेट गो कैसे करना है। जाने दो, ये जो बोल रहे हैं हम जाने दो, जाने दो तो ठीक है, जाने दो यार। और दूसरा यार सीखना है मुझे, कैसे जाने दो, इसमें फेलियर्स बहुत हैं, इस पखडंडी पे फेलियर्स बहुत हैं, बहुत फेलियर्स मिलेंगे, तभी ज़्यादातर लोग इस पथ की तरफ चलना नहीं चाहते। परसिस्टेंस, रोज़ वही चीज़ दोहराओ, रिपीट करो, दोहराओ छोटी छोटी चीज़ें, एंड इट विल हेल्प यू लेट गो। कैसे? तुम्हें कोई इंसान इरिटेट करता है, कहीं पे भी इरिटेट करता है, घर में हो सकता है, फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है तुम बस में जाते हो तुम्हें इरिटेट करता है, ऑफिस में कोई कोलीग हो इरिटेट करता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें इरिटेट करे ना, एक बार को रिस्पॉन्ड मत करो, जवाब मत दो, देखो मुंह मोड़ लो कि हाँ मैंने सुनी तुम्हारी बात, ये भी नहीं कि मैंने सुनी नहीं, वरना वो समझा सुनी नहीं, फिर बोलता हूँ कि सुनी तुम्हारी बात बट आई चूज़ नॉट टू रिस्पॉन्ड। मुश्किल है, रिस्पॉन्स नहीं देना मुश्किल है। 4-5 दोस्तों की झुंड में, महफिल में जब बकैती कट रही होती है तो कोई कुछ बोल देता है, कोई दूसरों को हंसाने के लिए बोल देता है, क्लास क्लाउन बनने की कोशिश करता है, तुम्हें लगता है मेरी बेइज्जती कैसे कोई कर सकता है, मेरे बारे में गलत कैसे बोल सकता है, तुम जवाब देना चाहते हो, जवाब मत दो, खुद देखना विद टाइम दैट पर्सन विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। तुम उसको स्टिमुलस दोगे, रिस्पॉन्स दोगे तो तुम्हारी लगेगी। तो ये सीखने वाली चीज़ है, हम सब सीखते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ भाई, हम सब इंसान हैं। क्या समाधान आता है? चलो भाई हम भेड़ चाल से बाहर आए, हमने अपना डर फियर हटाया, हमने दुख दर्द पीड़ा अलग करने की कोशिश करी, और हमने आखिर में अपना ईगो, अपना घमंड हटा लिया। अब क्या होता है? अब क्या आएगा? अब तुम एक नए इंसान बनोगे, यू बिकम अ न्यू मैन। तुम एक नया जन्म लेते हो, एक नए इंसान जैसा। जैसे बच्चा पैदा हुआ एकदम नया नया, एकदम ओवन से निकला हुआ बच्चा, फ्रेश आउट ऑफ द ओवन बोलते हैं ना, अंग्रेजी कहावत है। वैसे ही तुम फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, सीख सूख के, चीज़ें समझ के, लूप होल समझ के अब तुम बाहर निकल चुके हो। ये है, ये इतना कमज़ोर है, इसका दिमाग नहीं चलता, उसका दिमाग नहीं चलता, इसके लिए ये रूल लगेगा, उसके लिए ये रूल लगेगा, इसको इतनी चीज़ मिलेगी, इसको उतनी चीज़ मिलेगी। कोई भी सोशल लिमिटेशन नहीं है। ये ऐसा इगैलिटेरियन सोसाइटी जहाँ इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल वेजेस, कोई ईगो नहीं होगी टू डिफरेंशिएट, कोई ईगो ही नहीं है ना। तुम ये हो, मैं ये हूँ, तुम मेरे अंडर रहोगी क्योंकि तुम एक औरत हो, मैं ऊपर रहूँगा क्योंकि मैं मर्द हूँ। मेरी कास्ट ये है तो मैं ऊपर हूँ, मेरा धर्म ये है तो मैं ऊपर हूँ, है ना। वो सब खत्म हो जाएगा क्योंकि ईगो नहीं होगी, और वो सब नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार तुम पैदा हुए थे, वो तुम्हारी पहली ज़िंदगी थी, वह तुमने अपनी पहली सांस ली, और ये वाला जिस दिन ईगो तुम्हारे अंदर से चली गई, ये तुम्हारी नई जिंदगी होगी। यू विल बी बॉर्न द सेकेंड टाइम। लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, छोड़ो मैं क्या, ओशो ये प्रॉमिस करते हैं कि ये ज़िंदगी बेहतर होगी, पिछली वाली से बहुत बेहतर होगी, नो पन्स इंटेंडेड। मज़ा आएगा, जियोगे, खुल के घूमोगे, ऐश करोगे, आंखों में आंखें डाल के लोगों को देख पाओगे, लोग तुम्हें कुछ बोल भी देंगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तुम इंजॉय करोगे। लोग भी लगेगा क्या इंसान है भाई, क्या मज़ेदार आदमी है। कुछ लोग होते हैं ना जिनके प्रेजेंस में बैठो लगता है क्या आदमी है भाई, मज़ा आ गया बैठ के, मज़ा आ गया बात करके। सीखने के लिए बैठा है, नीचा दिखाना नहीं चाह रहा, बहस नहीं करता है, सुनता है सबसे। बोलते ना एक ऐसा इंसान जो कमरे में सबसे आखिर में बोले, द पर्सन हु इज़ द लास्ट टू स्पीक इन अ रूम। वैसे इंसान जिस दिन तुम बन गए, हा, वाह भाई वाह भाई वाह भाई, क्या मज़ा आ जाएगा। मैं भी जब ऐसे लोगों के प्रेजेंस में जाता हूँ, जो लोग, मज़ा आ जाता है भाई उनके साथ बात करके, लगता है हाँ भाई बैठे, वापस से बैठेंगे। और जो लोग उछलते हैं, अपने को कुछ दिखाना चाहते हैं, अपने को अलग से, झुंड से अलग दिखाने के चक्कर में कुछ और ही करने लग जाते हैं, ऐसा लगता है यार जल्दी से वक्त कटे, फिर इस पट्टे की शक्ल नहीं देखनी भाई मुझे, सर में दर्द हो गया, मतलब क्या ही बन रहा था अपने आप को। ऐसे ऐसे बेइज्जती कर सकता था मैं इसकी, लेकिन वो बेइज्जती करके अपने आप को ही हम नीचे खींचे, तो वो नहीं करना है। तो ये था जो भविष्य, जो फ्यूचर ओशो ने देखा मॉडर्न मैन का।
इसमें सफरिंग नहीं होगी, हेट नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, एक दूसरे को नीचा नहीं खींचेंगे, बट लव और हैप्पीनेस होगी, खुशहाली होगी। जो इस पखडंडी पे, इस पथ पे चलेगा वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर पाएगा, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना पाएगा, वो दुख दर्द पीड़ा से बाहर रह पाएगा। जो नहीं करेगा तो होपफुली उसको रास्ता कभी ना कभी खुद दिख जाएगा। तो भाई तुम्हारा क्या थॉट है मॉडर्न मैन के ऊपर, कमेंट में ज़रूर जाके बताना। और तुम्हें क्या लगता है कि मॉडर्न मैन गिर रहा है या आगे जाके उठेगा, लोग बदल रहे हैं या नहीं बदलेंगे? और ये फॉर्म जो मैंने बताया एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बड़ा लॉन्च होने वाला है इन 2025, तो ये फॉर्म ज़रूर भरना, मेरी काफ़ी मदद होगी। तब तक के लिए मेरे दोस्त मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना? चलो भैया, अब आप भी निकलिए, हम भी निकलते हैं, चलो।